सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति सुबह उठता है, लेकिन अपने महल में नहीं। वो एक अनजान मिलिट्री जहाज के कमरे में है और आसपास उसके अपने गार्ड्स नहीं, बल्कि दूसरे देश के सैनिक हैं। ये कोई किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ सच में हुआ। President Donald Trump says the US has captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife. Returning to our major breaking news overseas, Venezuelan President Nicolas Maduro has been captured. President Donald Trump has announced that the United States intends to run Venezuela. एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हैरतअंगेज घटना को समझने के लिए हमारे पास रॉयटर्स, CBS न्यूज, द गार्डियन और टेलीमुंडो जैसे कई स्रोतों से रिपोर्ट्स हैं। आज हम इन्हीं के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर ये ऑपरेशन आखिर किया कैसे, क्यों किया, और सबसे जरूरी, इसके बाद दुनिया के नियम कैसे बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था? 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस के आसपास एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, जिसमें वो कंफर्म करते हैं कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर भी ले जाया गया है। मतलब ये सब कुछ बिजली की तेजी से हुआ। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्हें बाहर ले जाया गया वो इस ऑपरेशन का स्केल दिखाता है। उन्हें पहले कराकस से निकालकर एक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर लाया गया। जहाज का नाम था USS आइवो जीमा। अच्छा। ये एक तरह का तैरता हुआ मिलिट्री बेस है। अच्छा। और इसके बाद वहां से उन्हें सीधे एक प्लेन से न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वो अभी हिरासत में है। तो ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी। लेकिन एक मिनट, यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अमेरिका ने आखिर ये किया क्यों? मतलब एक देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को ही उठा लेना, ये तो बहुत ही बड़ा कदम है। हाँ, और सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का इरादा साफ है। वो मादुरो और फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहते हैं। मुकदमा किस बात का? आरोप बहुत संगीन है। मुख्य आरोप है नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म? हाँ, मतलब नशीले पदार्थों की तस्करी के जरिए आतंकवाद फैलाना, और साथ में बड़े पैमाने पर ड्रग ट्रैफिकिंग के भी आरोप हैं। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि मादुरो सरकार ने वेनेजुएला को एक तरह से ड्रग्स के कारोबार का अड्डा बना दिया था। पर ये आरोप तो सालों से लग रहे हैं ना? जी। तो फिर अभी क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को सेना भेजनी पड़ गई? बिल्कुल सही सवाल है, और यही इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू है। ये आरोप नए नहीं है, ये एक पुराने अभियोग, मतलब एक इंडाइटमेंट का हिस्सा है जो कई साल पहले ही तैयार हो गया था। तो ये अब क्यों का जवाब सिर्फ कानूनी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल है। निकोलस मादुरो 2013 से राष्ट्रपति हैं। उनके दौर में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उन पर चुनावी धांधली और मानवाधिकारों के हनन के भी गंभीर आरोप हैं। अमेरिका तो उन्हें काफी पहले से ही एक अवैध शासक मानता रहा है। और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, उनका क्या रोल है इसमें? अमेरिकी अभियोग के मुताबिक वो भी इसमें पूरी तरह शामिल हैं। सिलिया फ्लोरेस सिर्फ राष्ट्रपति की पत्नी नहीं है, वो खुद एक बहुत ताकतवर नेता रही हैं। वेनेजुएला की पूर्व अटॉर्नी जनरल और नेशनल असेंबली की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो आरोप ये है कि वो भी इस पूरे कथित क्रिमिनल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थी। लेकिन फिर भी सेना भेजना। अच्छा, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में एक और बात थी। उन्होंने वेनेजुएला की विशाल तेल क्षमता की बात की। कई लोग तो यही कहेंगे कि ड्रग्स तो एक बहाना है, असली कहानी तो तेल की है। बिल्कुल, इस एंगल को हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, सऊदी अरब से भी ज्यादा। सच में? हाँ, और सिर्फ तेल ही नहीं, वहाँ सोना और कोल्टन जैसे जरूरी खनिज भी बहुत ज्यादा हैं। तो ट्रंप का तेल का जिक्र करना कोई संयोग नहीं लगता। तो हाँ, ये सिर्फ मदुरो को हटाने की बात नहीं हो सकती, ये वेनेजुएला के इन संसाधनों पर कंट्रोल की लड़ाई भी हो सकती है। तो एक तरफ अमेरिका क्या है कि ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई है, और दूसरी तरफ संसाधनों पर कब्जे की संभावना। जाहिर है इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं तो आई ही होंगी। जी। वेनेजुएला की अपनी सरकार क्या कह रही है? जैसा कि उम्मीद थी, वेनेजुएला की सरकार ने इसे एक हमला और अपहरण बताया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने बयान दिया कि ये एक अवैध अपहरण है और मादुरो अब भी देश के वैध राष्ट्रपति हैं।
और बाकी दुनिया क्या सब चुप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक गहरी दरार साफ दिख रही है। सबसे मुखर आवाज रूस और चीन की है और इसकी वजह भी साफ है। पैसा। हाँ, दोनों देशों ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दिया हुआ है, जिसका भुगतान तेल से होता है। मादुरो का जाना उनके निवेश को सीधे सीधे खतरे में डाल सकता है, इसलिए उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। और जो पड़ोसी देश हैं, ब्राजील, मेक्सिको, इस ऑपरेशन की कड़ी आलोचना की है। उनके लिए ये खतरनाक मिसाल है। उनकी चिंता ये है कि अगर अमेरिका उनके पड़ोसी के साथ ऐसा कर सकता है तो कल उनके साथ भी कर सकता है। बिल्कुल, ये उनकी अपनी संप्रभुता पर एक खतरे जैसा है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका काफी हद तक अकेला दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कानूनी तौर पर और दुनिया के पावर बैलेंस के लिहाज से इस घटना के मायने क्या हैं? देखिए, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये घटना कितनी अभूतपूर्व है। किसी पद पर बैठे राष्ट्राध्यक्ष को सैन्य कार्रवाई से पकड़कर मुकदमा चलाने के लिए दूसरे देश ले जाना, ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतलब लगभग अनसुनी बात है। हाँ, पनामा के नोरिएगा का एक मामला था शायद। हाँ था, लेकिन वो शीत युद्ध का एक बिल्कुल अलग दौर और अलग संदर्भ था। ये घटना सीधे तौर पर राष्ट्रीय संप्रभुता के उस सिद्धांत को चुनौती देती है जिस पर आज की पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था टिकी हुई है। बिल्कुल, यानी हर देश अपने फैसले लेने के लिए आजाद है और कोई दूसरा देश उसमें दखल नहीं दे सकता। ये तो यूएन चार्टर का मूल सिद्धांत है। सही बात है, और यही वजह है कि ये घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता पर एक बहुत गंभीर बहस छेड़ती है। सवाल ये है कि क्या एक देश खुद को दूसरे देश का जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ घोषित कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा ताकतवर है? और इसमें जो कानूनी बहस है वो तो और भी दिलचस्प है। मैंने पढ़ा कि मादुरो को पकड़ने का तरीका शायद गैर कानूनी हो, लेकिन फिर भी उन पर मुकदमा चल सकता है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, और यहीं पर कानून का एक बहुत ही अजीब और विवादास्पद कोना सामने आता है। एक सिद्धांत है जिसे केयर फ्रिस्बी डॉक्ट्रिन कहते हैं। केयर फ्रिस्बी? हाँ, ये सिद्धांत मूल रूप से ये कहता है कि अमेरिकी अदालत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपराधी को किडनैप करके लाए हैं, धोखे से लाए हैं या किसी दूसरे देश से जबरदस्ती उठाकर लाए हैं। एक बार वो कटघरे में खड़ा है तो मुकदमा चलेगा। एक मिनट, ये क्या बात हुई? मतलब कानून कहता है कि अपहरण गलत है, लेकिन अगर आपने कर ही लिया है और आरोपी हमारे सामने हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम मुकदमा चलाएंगे। ये तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का मजाक उड़ाने जैसा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये अमेरिकी कानून की हकीकत है और कई दशकों से इस्तेमाल होता रहा है। कई कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सैन्य हमला, जेनेवा कन्वेंशन और यूएन चार्टर का उल्लंघन है। लेकिन इस केयर फ्रिस्बी सिद्धांत की वजह से अमेरिकी अदालत कह सकती है कि गिरफ्तारी का तरीका हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हमारा काम तो सिर्फ आरोपों की सुनवाई करना है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। कहा है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में निकोलस मदुरो और सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। ये अब कोई अटकल नहीं, एक तथ्य है। दूसरी बात, हाँ, उन्हें आपराधिक आरोपों, खासकर नार्को टेररिज्म के इल्जाम में मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इस पर दुनिया भर में जो बवाल मचा है वो तो होना ही था। ये एक बेहद विवादास्पद कदम है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हो रही है, और ये राष्ट्रीय संप्रभुता और कानूनी मिसाल को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किताब में एक नया और शायद खतरनाक अध्याय शुरू कर सकती है। और हम यहाँ बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला में इस वक्त क्या हो रहा होगा? वहाँ के आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हमारे स्रोतों में इस बात पर कानूनी बहस है कि गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, लेकिन इस पर विचार करने के लिए आखिरी बात ये है, अदालत में मदुरो के मामले का नतीजा जो भी हो, एक देश द्वारा दूसरे देश के नेता को इस तरह से पकड़ने की ये कार्रवाई भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए क्या मिसाल कायम करती है। अगली बार जब दो देशों के बीच कोई बड़ा मतभेद होगा तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या अब कूटनीति की जगह ऐसे सैन्य हस्तक्षेप ले लेंगे? ये सवाल आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा।